डियर स्टूडेंट, लीड लर्न बाय दिलशाद में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं वो इंग्लिश ईयर थर्ड है, सेमेस्टर फिफ्थ है और पेपर फर्स्ट है। अर्थात आपको पता है कि थर्ड ईयर के सेमेस्टर फिफ्थ में आपको दो पेपर देने हैं और उसमें एक फर्स्ट पेपर होगा, एक सेकंड पेपर होगा। और इसका कोर्स का टाइटल का नाम है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूनिट 6 है। यूनिट 6 का नाम जो है, कोर्स टाइटल है 17th एंड 18th सेंचुरी। ये 17वीं और 18वीं शताब्दी के बारे में इसमें डिस्कस किया जा रहा है। इसमें जिस टॉपिक को हमें अध्ययन करना है, इसमें न्यू क्लासिसिज्म है, ग्रोथ ऑफ द नॉवेल है, प्रीकर्सर्स ऑफ द रोमांटिसिज्म है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ग्रोथ ऑफ द रोमांटिक लिटरेचर है, प्रोज, और ये सारी चीजों का प्रोज और पोएट्री सभी कुछ को हमें अध्ययन करना है बारी बारी से। तो इसमें जो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 17th और 18th सेंचुरी का मैटर क्या है। 17th सेंचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी डिफिनेशन क्या है, 17th सेंचुरी न्यू क्लासिसिज्म इन लिटरेचर, इसे कहा जाता है न्यू क्लासिसिज्म। यहां से शुरू हुआ था लिटरेचर में। इन लिटरेचर रिफर्स टू द मूवमेंट इन द 17th एंड 18th सेंचुरी। ये जो रिफर करता है, ये कहां से मिलता है, इसे किसको ये रिफर करता है? 17वीं और 18वीं शताब्दी के मूवमेंट को ये रिफर करता है। That drew inspiration from the classical। और ये जो लिटरेचर, जो न्यू क्लासिकल लिटरेचर था या 17वीं 18वीं शताब्दी का जो लिटरेचर था, वो कहां से, इसको मैटर कहां से मिलता है, इसको मसाला कहां से मिलता है? तो ये लेता है कहां से? कहता है इंस्पायरेशन। इसको कहां से इंस्पायरेशन मिला था? फ्रॉम द क्लासिकल आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ द एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। इसे एंशिएंट ग्रीस और रोम से जो है, इसको जो ये मिला था, इंस्पायरेशन मिला था, जो इसको महत्व मिला था, या जो चीजें इसने प्राप्त किया था, वो किससे? क्लासिकल लिटरेचर, आर्ट ऑफ लिटरेचर से किया था। किसे? एंशिएंट रोम और ग्रीस से। इट इम्फेसाइजेस, जोर देता है ऑर्डर, या ऑर्डर पे जोर देता है, इम्फेसाइज करता है। रिस्ट्रेंट पे जोर करता है, रिस्ट्रेंट, और एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल, और जो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल सिद्धांत पे ये जो है, सार्वभौमिक सिद्धांत पे ये कवर करता है। और कहता है रिएक्टिंग अगेंस्ट, और विरोध करता है अगेंस्ट द इमोशनल एक्सपीरियंस। ये इमोशनल एक्सपीरियंस, जो आदमी बहुत अधिक इमोशनल हो जाता है, एक्सपीरियंस के माने होता है अधिकता, वो इमोशनल अधिकता का ये विरोध करता है। ऑफ द बैरक, बैरक जो है ये एक वर्ड है। आप लोग जानते हैं बैरक एक उस जमाने में भवन निर्माण के बारे में, भवन निर्माण का एक तरीका होता था। लेकिन इसके बारे में ये जाने कि ये यहाँ पे जो इसकी मीनिंग है, ये जो है वो संगीत की, और दूसरी चीज ये है कि यूरोप में प्रचलित अलंकृत शैली, एक जो सिस्टम को सुंदर बनाने का जो ये था, या यूं कह लीजिए कि ये एक अलंकार था। बैरक जो था ये एक अलंकार था, जो सुंदर तरीके से बनाया जाता था, उसी को बैरक कहा जाता था। तो कहता है एक्सपीरियंस ऑफ द बैरक, ये किसी को अलंकृत करने का, अर्थात किसी की बहुत अधिक तारीफ, इमोशन को भी ये अगेंस्ट था, और किसी को बहुत सुंदर बनाने में भी ये क्या था, ये उसके विरोध में था। एंड सेंस समझ में आ गया कि इन दो चीजों का, कि किसी भी चीज की अधिकता, चाहे वो किसी को बहुत ज्यादा सुंदर बताने की अधिकता हो, और या कोई और चीज को बहुत हाई फाई करने का जो प्रचलन था, उसके विरोध में था। एंड द अर्लियर रेनेसां क्रिएटिविटी, और किससे? अर्लियर रेनेसां एक्टिविटी से ये प्रभावित था। अर्थात जो अर्ली रेनेसां था, रेनेसां का जो दौर था, उसके दौर से पहले जो अर्ली रेनेसां था, यानी कि देखिए, मैं आपको संभवतः किसी वीडियो में बताया हूं कि रेनेसां और रिफॉर्मेशन ये एक नए युग का शुरू था, शुरुआत थी। नए रेनेसां जो था, नए युग की शुरुआत थी। अर्थात लोगों ने अपने इस जीवन को सुंदर और आधुनिक बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। तो रेनेसां, और उससे पहले, रेनेसां से पहले बहुत से लोग क्या थे, वो ये सोचते थे कि हमारा ये जो जीवन है, ये गॉड ने हमें दुनिया में भेजा है, और हमको पनिशमेंट के रूप में हमें यहाँ भेजा गया है, और हमको अपना ये दुनिया में किसी तरीके से हम अपनी सजा भुगत करके चलेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। ये उनके विचारधारा थी, और जैसे तैसे हम इस जीवन को व्यतीत कर लें, अर्थात जो हम इस जीवन में आगे बढ़ जाएं।
इस जीवन में हम कुछ अच्छे काम कर लें। इन्हें बहुत ज्यादा सुंदरता और बहुत शान शौकत से रहने का कोई ये नहीं था, इच्छा नहीं थी। तो ये रेनेसां का जो अर्ली दौर था यही वाला थॉट उसमें मिला था न्यू क्लासिकल एज में, कि न्यू क्लासिकल एज जो था वो भी शराफत का दौर था और अच्छी सोच थी, अच्छी विचारधारा थी। इन सब चीजों को सब लोग इसमें समाहित किए हुए थे, तो वही चीजें इसमें भी शामिल थी। तो इन सारी चीजों को, और फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि न्यू क्लासिसिज्म इज ऑफन कॉल्ड द एज ऑफ रीजन, इसे एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है, और द अगस्टन एज, और इसे अगस्टन एज के नाम से भी जाना जाता है इन इंग्लिश लिटरेचर। अब इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। सबसे पहले ये जो क्या होता है, ये इमर्ज, ये उदय हुआ था, ये प्रकट हुआ था। कब प्रकट हुआ था? इन रेस्टोरेशन इंग्लैंड। रेस्टोरेशन इंग्लैंड में 1660 में पैदा हुआ था एंड फ्लोरिश्ड इन द 18th सेंचुरी, और फला फूला था 18वीं शताब्दी में। और ये जो दूसरी इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लासिकल एंटिक्विटी, और ये क्लासिकल एंटिक्विटी से ये प्रभावित था। जो है एंटिक्विटी कहते हैं पूर्व काल के अवशेष, है ना, जो अवशेष थे, जो चीजें थी, जो अच्छी चीजें थी, उसी पर ये निर्भर था। तो ये इन्फ्लुएंस क्लासिकल एंटिक्विटी, रोमन पोएट्स वर्जिल, होरेक, और किसको इन्होंने फॉलो किया था? जो रोमन पोएट्स वर्जिल थे और होरेक थे, और ग्रीक ड्रामेटिस्ट से इन लोगों ने इन्फ्लुएंस प्राप्त किया था, उससे उन्होंने अपने आप को पावर प्राप्त किया था, ये प्रभावित थे। कोइंसिडेंट विद द एनलाइटमेंट, वैल्यूइंग रीजन, लॉजिक एंड द मोरल एक्टिविटी। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, ये कोइंसिडेंस था, यानी कि संयोग था। किस चीज से? विद द एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट के माने जो हमारे नए थॉट्स थे उससे, वैल्यूइंग रीजन, रीजन को ये वैल्यू दे रहा था, लॉजिक को वैल्यू दे रहा था, एंड द मोरल क्लैरिटी को वैल्यू दे रहा था। ये सारी चीजों को ये जो है वैल्यू दे रहा था। लिटरेचर बिकेम अ टूल टू इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट, रिफ्लेक्टिंग सोशल आइडियल्स। ये क्या करता था? लिटरेचर जो था ना, वो एक टूल हो गया था इंस्ट्रक्ट करने का, अर्थात लोगों को बताने का ये एक टूल बन गया था। एंड डिलाइट, और लोगों को जो है जगाने का या उनको रोशनी में लाने का है, अर्थात जो है कोई उनको जो लोग सोए हुए थे, अर्थात जिनको बहुत सी चीजों से के बारे में जानकारी नहीं थी, ये लिटरेचर को एक टूल के बारे में प्रयोग किया गया था कि लोगों को इसके द्वारा जगाया जाए। रिफ्लेक्टिंग सोशल आइडियल्स, और किसको? रिफ्लेक्टिंग सोसाइटल आइडियल्स एंड मैनर्स। और किस पे ये रिफ्लेक्ट करता था और किस पे ये प्रकाश डालता था? सोशल आइडियल्स पर, सामाजिक आदर्शों पर, और जो है समाज के मैनर, तौर तरीकों पर ये फोकस करता था। अगर हम इसके मेजर ऑथर्स की बात कर लेते हैं तो इसमें मेजर ऑथर्स थे अलेक्जेंडर पोप थे, 1688 से लेकर 1774 तक थे। सटारिकल वर्स एंड मोरल एसेज इसमें लिखे गए थे, जैसे सटारिकल एसेज में द रेप ऑफ द लॉक है और एसे ऑन मैन है। ये बहुत शानदार दोनों चीजें हैं, इसको आप देखिएगा। और दूसरा जो राइटर है वो जॉन ड्राइडन है, ये 1631 में पैदा हुए थे, 1700 तक थे। क्रिटिसिज्म, सटायर एंड हीरोइक ड्रामा, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था और सटायर किया था जो है, और फिर उसके बाद इन्होंने हीरोइक ड्रामा भी लिखा था। फिर उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट इसमें तीसरे राइटर आते हैं, जोनाथन स्विफ्ट, जो 1667 से लेकर के 1745 तक थे। इन्होंने 1617 तक ये सटायर करते हैं, जैसे गुलिवर्स ट्रेवल, एक्सपोजिंग सोशल एंड पॉलिटिकल सोशल एंड पॉलिटिकल फ्लॉज। इन्होंने सामाजिक और जो है पॉलिटिकल फ्लॉज को इन्होंने शो किया था, अर्थात जो उनकी खराबियां थी, उनके जो बुरी चीजें थी, उसको इन्होंने इंडिकेट किया था, उस पर सटायर किया था, एक्सपोज किया था, ज्यादा शो किया था। सैमुअल जॉनसन की बात अगर हम करते हैं, 1709 में पैदा हुए थे और 1784 तक थे। एसेज, लिटरेचर, क्रिटिसिज्म एंड द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी। देखिए सैमुअल जॉनसन, ये एक बहुत मशहूर है, बीए पार्ट 1 में इनका एक चैप्टर है, तो ये बहुत मशहूर उनका चैप्टर है। तो इन्होंने एसे लिखा था, लिटरेचर लिखा था, और सबसे पहली इंग्लिश डिक्शनरी इन्होंने लिखी थी। जोसेफ एडिसन है, नाम आपने सुना, और 2 रिचर्ड स्टील,
ये लोग एसेइस्ट से पीरियोडिकल एसेज लिखते थे। प्रोमोटिंग मोरल एंड सोशल कंडक्ट द स्पेक्टेटर इन लोगों ने चलाया था मिलकर के। जैसे कि मैंने आपको बताया था पीरियोडिकल एसे जो आपके प्रोज बीए पार्ट 1 के पहले ईयर में आपका वीडियो है उसको देखिएगा। अगर आप तो बीए पार्ट 3 में है तो बीए पार्ट 1 का वो वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने ये पीरियोडिकल एसे के बारे में बहुत बताया है कि पीरियोडिकल एसे क्या और स्पेक्टेटर क्या है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू क्लासिसिज्म देखते हैं तो न्यू क्लासिसिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले आता है रीजन और इमोशन। रीजन को महत्व दिया जाता था और इमोशन को नहीं। मैं अभी ऊपर पहले इसमें आ चुका है कि बहुत ज्यादा इमोशनल बातों पे लोग विश्वास नहीं करते थे। इमोशनल जो लिटरेचर होता था उसको लोगों ने डिनाई कर दिया था। तो रीजन और इमोशन, इम्फेसिस ऑन द लॉजिक, स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी, ये किस चीज पे जोर देते थे? लॉजिक पे। आपको जो भी बातें जो ये 17वीं और 18वीं शताब्दी थी ये लॉजिक पे जोर देती कि व्हाई दिस हैपेंड सो, ऐसा क्यों हुआ, इस बात पे इनको बताया जाता था कि ऐसा क्यों हुआ, इसमें ये चीज आती थी। फिर उसके बाद जो आता है फॉर्म एंड डिसिप्लिन। इसमें जो है फॉर्म और डिसिप्लिन की बात आती है कि किस तरीके से लोग सिस्टमेटिक रहना चाहते थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है पोएट्री एंड प्रोज फॉलोड स्ट्रिक्ट रूल्स, हीरोइक कपलेट, सटायर एंड एसेज। जो भी रूल थे उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया था। जो पोएट्री लिखने का रूल था उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया था। इसमें अगली चीज आती है इमिटेशन ऑफ क्लासिकल मॉडल्स। इसमें रोमन एंड ग्रीक लिटरेचर एज अ स्टैंडर्ड्स फॉर स्टाइल एंड मोरालिटी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये 17th और 18th सेंचुरी में न्यू क्लासिकल एज जो थी वो उसने क्या किया था कि इमिटेट किया था क्लासिकल मॉडल्स को। यानी कि देखिए जब क्लासिकल एज समाप्त होती है तो फिर रोमांटिक एज आती है और वो रोमांटिक एज काफी लंबे समय तक चलती है। जैसे आपने शेक्सपियर के प्लेस को देखा है उसमें भी बहुत ज्यादा रोमांटिसिज्म है। और उसके बाद जो है फिर पोएट्रीज आई थी उसमें भी बहुत ज्यादा आपको रोमांटिसिज्म मिलेगा। फिर उसके बाद जब आदमी उस रोमांटिसिज्म की एक्सेस से, मैंने बताया था कि उसमें बहुत ज्यादा अधिकता हो गई थी अजीब तरीके से, मतलब कि सुंदरता के जब प्रेमिका की सुंदरता बताने के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे जो है अलंकार का प्रयोग किया गया, जैसे मालूम होता है कि बस वही दुनिया की सबसे सुंदर चीजें हैं। अच्छा उसमें मैटर ये था ना जो ओल्ड ये थी तो वो बहुत पुरानी मिथ से जो है ग्रीक और मिथ से जो अफेक्टेड थी, जिसमें ये होता था कि वो सुंदर थी और वो मिली थी, वीनस थी और कौन था, ये लोग सब लोगों की सुंदरता का बयान किया गया था और उसी सुंदरता में बहुत सी चीजों को शो किया गया था जिससे मालूम होता था कि वो चीजें रोमांटिक हो गई हैं और हो भी जाती थी। उनकी जब सुंदरता उनके प्रेम की बात किया जाता था, गॉड्स जो थे वो टाइटन्स जो थे उनकी सुंदरता की जब बात की जाती थी तो वो जो जब सुंदरता की बात की जाती थी तो रोमांटिसिज्म आ ही जाना है। और जब आप गॉड्स की सुंदरता बताएंगे तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा ऊंचा बताएंगे, कोई सामान्य और साधारण दिखाएंगे नहीं। तो उन्हीं सब चीजों का इन्होंने क्या किया था, विरोध कर दिया था, उसके खिलाफ हो गया था। उस रोमांटिसिज्म को उसी को लोग फॉलो करते आए थे। तो न्यू क्लासिसिज्म में ये आया था कि इसको जो है हटा दिया गया था और बहुत ज्यादा उसको अंधाधुंध फॉलो नहीं किया गया था। तो इसमें क्या था, ये इसमें आता है कि मोरल एंड डिडैक्टिक पर्पस, और इसमें मोरल और डिडैक्टिक पर्पस को, शिक्षात्मक पर्पस को, शिक्षा के उद्देश्य को लिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नैतिक शिक्षा से रिलेटेड थी, डिडैक्टिक माने जो नैतिक शिक्षा से संबंधित है, उन चीजों को लिया गया था। मोरल एंड डिडैक्टिक पर्पस में ये सारी चीजें आती हैं। लिटरेचर इंटेंडेड टू टीच एंड रिफाइन रीडर्स, वो क्या कहता था, इंटेंडेड इरादा रखा था टू टीच पढ़ाने का, एंड रिफाइन रीडर्स, रीडर को रिफाइन करना चाहता था कि आप फ्रेश माइंड से चीजों को देखिए। यूनिवर्सल थीम्स, ह्यूमन नेचर, सोशल ऑर्डर, वर्च्यू एंड डेकोरम, इसमें कई चीजें आ गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई थी कि इसमें जो भी चीज आई थी, जो आई थी यूनिवर्सल थीम में आई थी, ह्यूमन नेचर की बात आई थी, सोशल ऑर्डर की बात आई थी, मतलब सामाजिक सिस्टम कैसा होना चाहिए, वर्च्यू आदमी के अंदर क्वालिटी आना चाहिए, एंड डेकोरम और शिष्टाचार आना चाहिए। डेकोरम के माने होता है शिष्टाचार, आदमी के अंदर शिष्टाचार आना चाहिए, उद्दंडता नहीं होनी चाहिए। विट एंड सटायर, इसमें अगली बात आती है विट एंड सटायर,
क्लेवर पॉलिश्ड लैंग्वेज हाईलाइटिंग सोसाइटल फुलीज। ये क्या था कि बहुत चतुराई पूरा और बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज के साथ जो है हाईलाइटिंग सोसाइटल फुलीज, और समाज की मूर्खता को बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज में, सुंदर भाषा में हाईलाइट किया गया था। अगर हम थीम एंड मोटिव की बात कर लेते हैं तो इसकी थीम क्या थी और इसका मोटिव क्या था, तो रीजन एंड रैशनैलिटी थी। सबसे इंपॉर्टेंट थी कि तर्क और बुद्धिमत्ता इसमें थी, कि रीजन दिया गया था, तर्क दिया था और रैशनैलिटी बुद्धिमत्ता को दिया गया था। ह्यूमन इंटेलेक्ट एज गाइडिंग प्रिंसिपल, ये जो है एक सिद्धांत को गाइड करते थे, एक सिस्टम को बताते थे। नेक्स्ट इसमें आता है सोसाइटी एंड मैनर, समाज के तौर तरीके की बात आती है कि समाज किस तरीके से चलता था। तो ये किस पे करता है, रिफ्लेक्शन ऑन सोसाइटल हियरार्की एंड द एंटीक्विटी। और इसमें क्या कहता था कि ये हियरार्की श्रेणी जो है, ये हियरार्की को ये क्या कहता था, हियरार्की वर्ड आया है, रिफ्लेक्शन ऑन द सोशल हियरार्की, की जो है व्यवस्था को, हियरार्की के माने यहां एक सिस्टमेटिक व्यवस्था, श्रेणीबद्ध व्यवस्था, और जो कहता है एंटिक्विटी और शिष्टाचार को ये शो करता था। फिर उसमें ह्यूमन नेचर क्या था, एक्सप्लोरेशन ऑफ वर्चूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ये खोज की गई थी, अर्थात दिखाया गया था, ऑफ वर्चूज, गुणों की खोज की गई थी कि इंसान के अंदर अच्छाई कौन सी है, मनुष्य के अंदर अच्छाई कौन सी है, उसमें ला करके उन अच्छी चीजों को लिटरेचर में प्रस्तुत किया गया था। वाइसेस और उनकी बुराइयों को भी बताया गया था, एंड मोरल रिस्पांसिबिलिटी, और उनकी नैतिक जिम्मेदारियों को भी बताया गया था। फिर उसके बाद सटायर, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल करप्शन, सोशल एक्सेस एंड द ह्यूमन फूली, ये जो है इसमें बहुत सी चीजों को ये किया गया था कि सबसे पहले क्रिटिक क्या कहता ऑफ पॉलिटिकल करप्शन, सबसे पहले पॉलिटिकल करप्शन पे क्रिटिसाइज किया गया था। सोशल, सामाजिक की एक्सेस, जो मतलब कि बहुत से लोग समाज में कुछ चीजों की बहुत ज्यादा अधिकता थी, उसको भी जो है क्रिटिसाइज किया गया था। एंड ह्यूमन फुली, और इंसान की मूर्खता, जो आदमी मूर्खता पूर्ण कार्य करता है उसके उस पर भी क्रिटिसाइज किया गया था। अगर हम बात करते हैं ऑर्डर एंड हार्मोनी की, तो ये जो है मिररिंग क्लासिकल आइडियल्स ऑफ द प्रोपोर्शन एंड द बैलेंस, इसने दो तीन चीजों को ये किया था। ऑर्डर एंड हायरार्की, संतुलन सद्भाव जो है होता था, क्या है भाई, हार्मोनी है भाई, हायरार्की नहीं, हार्मोनी है। ऑर्डर एंड हार्मोनी, इसमें जो मैटर ये आता था जो है, इसमें हार्मोनी के माने होता है सद्भाव, या जो है सद्भाव का संतुलन इसमें आता है। तो ये क्या कहता था, मिररिंग क्लासिकल आइडियल्स ऑफ द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन के माने कई एक चीज होता है संबंध का, एक दूसरे से संबंध का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु से क्या संबंध है, उसके अनुपात को प्रोपोर्शन कहा जाता है। यानी कि हर चीज को, अगर बुराई को ये लोग क्रिटिसाइज करते थे तो वो भी एक अनुपात में करते थे, अच्छाई को अगर वो हाईलाइट करते थे तो वो भी अनुपात में करते थे। जैसा ये नहीं था कि किसी की एक दो अच्छाइयां हो तो उसको सबसे बढ़िया बता दिया जाए, और किसी में एक दो बुराइयां हो तो उसी बुराई के अनुसार उसको सबसे ज्यादा बुरा बता दिया जाए, ये ऐसा नहीं था। इसमें जो है एक दूसरे के संबंध से, एक चीज से दूसरी चीज के संबंध को बताया जाता था, इसके माने होता है प्रोपोर्शन का जो सही शब्द है। अगर हम इंपैक्ट की बात करते हैं, शेप्ड 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर, इसने क्या किया था, 18वीं शताब्दी के लिटरेचर को इसने एक आकार दिया था। इन्फ्लुएंसिंग पोएट्री, इसने पोएट्री को प्रभावित किया था। दूसरी क्या चीज थी जो है, इन्फ्लुएंसिंग पोएट्री, ड्रामा, प्रोज एंड क्रिटिसिज्म, इन सारी चीजों को इसने प्रभावित किया था। इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर क्लैरिटी, और इसने एक क्लैरिटी को जो है इस्टेब्लिश किया था कि हर चीज में बैलेंस डाला था, एंड मोरल पर्पस डाला था इन इंग्लिश राइटिंग। देखिए, आप अगर बात करते हैं, मैं बता दूं आपको कि जो न्यू क्लासिकल एज थी, जो भी चीजें आती हैं, ये देखिए बार बार वर्ड्स चेंज होकर के आते हैं। जैसे मैंने कहा था इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर क्लैरिटी, क्लैरिटी आ गई थी इसमें, यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हिडन थी, और वो बैलेंस था, यानी कि समाज में एक दूसरे में संतुलन बरकरार था, और मोरल पर्पस था इसका, एक नैतिक जो है उद्देश्य था इसका। इन राइटिंग में इन सारी चीजों को शामिल किया गया था ताकि एक अच्छा समाज बन सके। और फिर उसके बाद क्या कहता है, प्रोवाइडेड
द फाउंडेशन फॉर लेटर लिटरेरी मूवमेंट, और इसने प्रोवाइड किया था, एक बुनियाद दिया था, एक देखिए फाउंडेशन के माने होता है बुनियाद या बेसिक, बेस, तो इन्होंने एक बेस दिया था, एक आधार दिया था फॉर द लेटर लिटरेरी मूवमेंट, आगे आने वाले लिटरेरी मूवमेंट के लिए इसने एक आधार खड़ा कर दिया था, एक आधार दे दिया था। लाइक रोमांटिसिज्म, जैसे रोमांटिसिज्म विच रिएक्टेड अगेंस्ट द न्यू क्लासिकल रिजिडिटी, तो जैसे ये था ना, इसने प्रोवाइडेड द फाउंडेशन फॉर लेटर लिटरेरी मूवमेंट्स, उसने जो है लिटरेरी मूवमेंट्स को एक फाउंडेशन दे दिया था। उसी प्रकार से जैसे रोमांटिसिज्म जो था विच रिएक्टेड अगेंस्ट न्यू क्लासिकल रिजिडिटी, जो न्यू क्लासिकल रिजिडिटी थी उस पर जो है इसने क्या किया था, रोमांटिसिज्म ने रिएक्ट किया था। जो न्यू क्लासिसिज्म था उस पर रोमांटिसिज्म ने उसको रिएक्ट किया था। ये देखिए ये सब चीजें, ये जो वर्ड्स है ना, इनको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास इस तरह कीजिए कि जो है इसमें जो बात ये आई है कि रोमांटिसिज्म क्या था। रोमांटिसिज्म में आदमी क्या चीज पढ़ता था, कौन सी चीजें आई हैं, फिर इसके बाद देखिए न्यू क्लासिसिज्म के बाद रोमांटिक रिवाइवल आएगा। जब ये रोमांटिक रिवाइवल आता है तो उसमें आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे, तो वर्ड्सवर्थ कहता है कि जो है वो दूसरे तरीके से, जिसको नेचर की तरीके से, हालांकि रोमांटिसिज्म आया है लेकिन एक नए फॉर्म में आया है, उसमें भी वर्ड्सवर्थ कहता है कि कम एंड सी द बूजम दैट ओपन्स हर बूजम टू द मून, आओ देखो अपने सीने को, अपने बूजम को, बूजम यानी कि औरतों का सीना होता है बूजम, तो ये अपने सीने को चांद के सामने खोल देता है, और देखो सुंदरता, नेचर की सुंदरता को देखो। और ये जो समंदर है जो रात में, ये अपना सीने को चांद के सामने खोल देता है। तो ये एक अलग तरीके का रोमांटिसिज्म आया था। तो ये इसके बाद की बात आई थी। तो ये जो रोमांटिसिज्म था इसने अगेंस्ट में था न्यू क्लासिकल रिजिडिटी, कि जो इसकी न्यू क्लासिकल की रिजिड होना था, यानी जिद था कि नहीं हमें क्लासिसिज्म को ही अडॉप्ट करना है, तो रोमांटिसिज्म ने उसको विरोध कर दिया था। ये कह रहा है कि इन्फ्लुएंस लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसने जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म को प्रभावित किया था। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द आर्ट एज बोथ इंस्ट्रक्टिव एंड प्लीजिंग, और इसने क्या किया था, ये प्रभावित किया था लिटरेरी क्रिटिसिज्म को। भाई एक क्रिटिसिज्म था एक तरीके का, तो जब एक रूल बदल जाएगा, नियम बदल जाएगा, तो क्रिटिसिज्म भी बदलेगा। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से क्रिटिक कुछ बात कहता था, तो क्रिटिसिज्म का क्रिटिसाइज करने का तरीका भी बदल गया था। तो वही ये कह रहा है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड कॉन्सेप्ट, और जो था कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट्स एंड बोथ इंस्ट्रक्टिव एंड प्लीजिंग, ये जो है दो बातें थी कि आर्ट का थॉट बदल दिया गया था कि सुंदरता क्या है, सारी चीजें बदल गई थी, और इंस्ट्रक्टिव इसको बना दिया था और प्लीजिंग भी बना दिया था। अब इस तरीके की सुंदरता आ गई थी, इस तरीके का लिटरेचर आ गया था जो इंस्ट्रक्टिव भी था, कुछ आपको इंस्ट्रक्ट भी करता था कि हाउ टू लिव, हाउ टू सिट, हाउ टू वॉक, बट उसी के साथ साथ यह आपको आनंद भी देता था। तो ये आपका था। अब इसको थोड़ा सा हिंदी है, इसको हिंदी में भी आप देख करके समझ सकते हैं। हिंदी डालने का केवल उद्देश्य है आपको थोड़ा सा सहयोग देना, हल्की सी मदद देना। इस पे डिपेंड ना होइएगा, क्योंकि अगर इस पे डिपेंड हो जाएंगे तो आपकी इंग्लिश बर्बाद हो जाएगी। मैं बहुत बार सोचता हूं कि हिंदी न डालूं, लेकिन फिर उसके बाद ला के रख देता हूं। चलिए इस पर आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें न्यू क्लासिसिज्म पर सबसे पहले क्वेश्चन है, टॉपिक 1 है न्यू क्लासिसिज्म है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू क्लासिसिज्म, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स विद द एग्जांपल, इसके एग्जांपल के साथ इसको बताइए। न्यू क्लासिसिज्म है, कहीं कहीं मैंने थोड़ा सा हिंदी इसका डाल दिया है, सटायर है, जैसे व्यंग है, कुछ चीजों को डाल दिया इसमें। फिर उसके बाद देखिए एक डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द अलेक्जेंडर पोप टू न्यू क्लासिकल पोएट्री। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द अलेक्जेंडर पोप का जो है कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करनी है आपको। और फिर उसके बाद जो है आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डिड सटायर बिकम इंपॉर्टेंट इन न्यू क्लासिकल लिटरेचर, किस तरीके से सटायर एक महत्वपूर्ण चीज बन गया था क्लासिसिज्म में, और एग्जाम्पल के साथ इसका वर्णन करना है। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए।
तो इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन दे दिए हैं। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर आप नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।